माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 6 के अंतर्गत कोर पेपर कॉरपोरेट गवर्नेंस, ऑडिटिंग एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस लेके चल रहे हैं। इसमें एक कंपैरेटिवली नया टॉपिक जो है कॉरपोरेट गवर्नेंस, इट्स डेफिनेशन, कंसेप्ट, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स, इसको आज हम लोग लेंगे। My dear students, I am Dr. Kumar A.N. Shahdev, HOD Commerce, Marwari College, Ranchi, a constituent and autonomous unit of Ranchi University, Ranchi. My dear students, ऑडिटिंग तो बहुत पहले का पेपर है, लेकिन कॉरपोरेट गवर्नेंस जो है ये कंपैरेटिवली नया टर्म है जो 1992 से पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ है इंग्लैंड से। तो आज हम लोग करेंगे डिफाइन कॉरपोरेट गवर्नेंस, the concept, nature, scope, significance of corporate governance, features of corporate governance, characteristics और objectives of corporate governance, principles of corporate governance। यानी कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सकें, ऐसा हम लोग तैयारी कर रहे हैं इसका। एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही है ऑडिटिंग एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस, तो इसलिए ये क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा आपका। तो पहला है कॉरपोरेट गवर्नेंस है क्या चीज़, इसको आप देखें। कॉरपोरेट गवर्नेंस रेफर्स टू द सेट ऑफ सिस्टम्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस बाय विच ए कंपनी इज़ गवर्नड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक सिस्टम तो होना ही चाहिए जिसके ऊपर सब लोगों का विश्वास रहे, सब लोग उसके ऊपर डिपेंड कर सकें, कुछ प्रिंसिपल्स हों जिससे वो गवर्नड हो, और कुछ प्रोसेस हो जिसके अंतर्गत वो काम करें। दे प्रोवाइड द गाइडलाइंस एज टू हाउ द कंपनी कैन बी डायरेक्टेड और कंट्रोल्ड सो दैट इट कैन फुलफिल द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन अ मैनर दैट ऐड टू द वैल्यू ऑफ द कंपनी and is beneficial for all stakeholders in the long term. Stakeholders in this case would be everyone, ranging from the board of directors, management, shareholders to customers, employees and society. तो आप देखें कि ये स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो बिल्कुल डिपेंड करते हैं अपने इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए ऑडिटर के ऊपर। पर कभी कभी क्या होता है, ऑडिटर के काम से में भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, इसीलिए ये कॉरपोरेट गवर्नेंस का टर्म पॉपुलर हुआ, ये सामने आया मजबूत होके। इसमें कहते हैं द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हेंस एज्यूम्स द रोल ऑफ ए ट्रस्टी फॉर ऑल द पार्टीज। इन अ नटशेल, मीनिंग ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस कैन बी स्प्लिट अप एज फॉलोज। इसमें पहला देखें आप, राइट्स एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोगों के लिए होते हैं शेयर होल्डर्स, जो इन्वेस्टर होते हैं, जो लोग पैसा लगाते हैं, जो अपना हार्ड अर्नड मनी कंपनी को देता है और जो इस विश्वास में देता है कि उनका इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, प्रमोट होगा। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि शेयर होल्डर्स के राइट्स को और उनके को जो ट्रीटमेंट दिया जाए वो एकदम 100% जस्टिफाइड हो। दूसरा है इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स। बाकी स्टेक होल्डर भी बिज़नेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि सब लोग सेटिस्फाइड रहें, सबका विश्वास बना रहे, तभी कंपनी की गुडविल रहेगी, तभी कंपनी फ्लरिश करेगा, आगे बढ़ेगा, कंपनी बड़ा होगा, कंपनी में सबका भला होगा। तीसरा है रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द बोर्ड, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो भी कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत क्लियरली डिफाइंड होता है और उसका महत्व को एम्फसाइज किया जाता है। इसके बाद है इंटीग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर। इंटीग्रिटी बनी रहनी चाहिए सभी की, और जो इंटीग्रल बिहेवियर है, जो हाई क्वालिटी बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है, जो वैल्यू बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, जो वैल्यू बेस्ड बिहेवियर पैटर्न होना चाहिए, वो बनी रहे। बिहेवियरल साइंस अपने बेस्ट ऑर्डर में परफॉर्म करे,
इन बातों को भी इसमें ध्यान देना पड़ता है। इसके बाद है डिस्क्लोज़र एंड ट्रांसपेरेंसी। बिजनेस के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, डिस्क्लोज़र करना फैक्ट्स का, फिगर्स का, ताकि सब लोगों को ये महसूस हो कि वो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। शेयर होल्डर्स कहीं पे भी अपने को नेग्लेक्टेड नहीं फील करें, या कोई भी स्टेक होल्डर अपने को नेग्लेक्टेड फील नहीं करें। इसलिए ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोज़र को बना के रखना ज़रूरी है। कहते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस may be defined as a set of systems, processes and principles which ensure that a company is governed in the best interest of all the stakeholders. कंपनी का गवर्नेंस अपने आप में ही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि चर्चिल ने, आप याद कीजिए, चर्चिल ने कहा था जब इंडिया का इंडिपेंडेंस होने लगा जब इटली इंडिपेंडेंस दे रहा था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चिल ने ऑब्जेक्ट किया था और उसने कहा था कि वी आर हैंडिंग ओवर इंडिया टू ए सेट ऑफ एजिटेटर्स हु थिंक दे कैन रन ए गवर्नमेंट, हु कैन गवर्न। और अनफॉर्चुनेटली जैसे खुशवंत सिंह कहते थे कि हम लोगों ने चर्चिल को सही कर दिया। तो गवर्नेंस अपने आप में एक बहुत विस्तृत चीज़ है, बहुत व्यापक चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसकी अहमियत हर युग में बनी हुई है, बनी रहेगी। और गवर्नेंस का मतलब ही होता है सभी पक्षों को, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सबका विश्वास बना के रखना, सबको न्याय देना, सबको लाभ देना, समुचित लाभ, समय से लाभ देना, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम जो कहा जाता है, वही चीज़ महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो यहाँ कहते हैं इट इज़ द सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। इट इज़ अबाउट टू promoting corporate fairness, transparency and accountability। हिसाब देयता, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और फेयरनेस, क्योंकि ऑडिट का जो आधार है वो है ट्रू एंड फेयर। तो हर चीज़ पे हम लोगों के लिए सच्चाई होना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, फेयर होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए। ये ऑडिट के प्रिंसिपल्स हैं और इसी को आगे बढ़ाने के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस को लाया गया। In other words, good governance, good corporate governance is simply good business. It ensures, इसके अंतर्गत क्या होता है देखें आप, adequate disclosures and effective decision making to achieve corporate objectives। जो उद्देश्य होते हैं, जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं बिजनेस के, उनको अगर आपको प्राप्त करना है समय में और जैसा कि सोचा गया था बिल्कुल उसी प्लान के हिसाब से, तो इसमें एकदम क्लियर कट डिस्क्लोजर होना चाहिए और इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, ताकि कोई किसी तरह से लड़खड़ाए नहीं व्यवसाय, एकदम स्पष्टता रहनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जो व्यवसाय का लेन देन होते हैं, जो व्यवसाय का हिसाब किताब होता है, जो अकाउंट्स होता है, जो ऑडिट होता है, उसमें एकदम से ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, पारदर्शिता यानी दोनों पक्ष को साफ साफ दिखे कि क्या हो रहा है। इसके बाद है स्टैट्यूटरी एंड लीगल कंप्लायंसेस। जो विधान में कहा गया है, कानून में जो कहा गया है, उन नियमों का अक्षरशः पालन होना चाहिए। क्योंकि बिजनेस मतलब क्या होता है, कंपनी बिजनेस में बहुत बड़े पैमाने पे कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है और कैपिटल बहुत से लोग लगाते हैं जो अक्रॉस द कंट्री और अक्रॉस द ग्लोब हो सकते हैं। इसलिए उनके हितों की रक्षा करना और उनका विश्वास बनाए रखना, यही कॉरपोरेट गवर्नेंस का लक्ष्य है। इसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट्स। शेयर होल्डर्स को हम लोग सर्वोपरि मानते हैं व्यवसाय में, क्योंकि वो लोग पैसा लगाए हैं तब व्यवसाय के पास एक बड़ी पूंजी आई है। वो लोग का विश्वास बना रहेगा तो व्यवसाय की पूंजी बनी रहेगी, कैपिटल इंटैक्ट रहेगा और कैपिटल प्रोमोट होता रहेगा। नेक्स्ट है कमिटमेंट टू वैल्यूज़। व्यवसाय का मतलब ही है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का मतलब, कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब है वैल्यू बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो कंडक्ट होता है, व्यवहार जो होता है, वो बहुत अच्छे स्तर का होना चाहिए। अब आता है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस का डेफिनेशन क्या है। तो ये शुरू हुआ 1992 में, जब ये देखा गया कि कंपनियों में भी
अकाउंट्स और ऑडिट के जो स्टैंडर्ड होने चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी पाई जाने लगी। उसको रोकने के लिए एक रेगुलेटरी सिस्टम बनाया गया जो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से या अलग अलग रूप में सामने आया। जैसे इंडिया में सेबी आया, स्टॉक सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कॉरपोरेट गवर्नेंस को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, मैनेज करती है, गवर्न करती है और उसके एफिशिएंसी और एफिकेसी को बनाए रखती है, वैल्यूज़ को प्रमोट करती है, प्रोटेक्ट करती है। यही चीज़ है। तो पहला हम लोग डेफिनेशन लेंगे, इसीलिए इसमें कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत कैडबरी कमेटी का, जो इंग्लैंड में 1992 में बना था। कैडबरी कमेटी के डेफिनेशन में कहा गया है, कॉरपोरेट गवर्नेंस इज अ सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड. It encompasses the entire mechanism of the functioning of a company and attempts to put in place a system of checks and balances between the shareholders, directors, employees, auditor and the management. कहने का मतलब कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में एक चेक एंड बैलेंस को जो बना के रखती है, उस सिस्टम को हम लोग कॉरपोरेट गवर्नेंस कहते हैं। और यही वो मैकेनिक्स है जो इसके फंक्शनिंग को, कंपनी के फंक्शनिंग को रेगुलेट करती है, गवर्न करती है और स्मूथ बनाए रखती है। अब आता है इंडिया के लिए, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया हैज़ डिफाइंड कॉरपोरेट गवर्नेंस एज corporate governance is the application of best management practices. यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बनी रहे। compliance of law in true letter and spirit and adherence to ethical standards of effective management and distribution of wealth and discharge of social responsibility for sustainable development of all stakeholders. यही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वैल्यूज़ को बनाए रखना, रूल्स को के हिसाब से काम होना, परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड हाई रहना, किसी तरह का मैनिपुलेशन नहीं रखने देना, नहीं होने देना, किसी तरह के माल प्रैक्टिसेस को नहीं घुसने देना, यही कॉरपोरेट गवर्नेंस का उद्देश्य है। अब आता है, कॉरपोरेट गवर्नेंस इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स एंड प्रैक्टिसेस। जो रूल्स होते हैं उस और प्रैक्टिसेस होते हैं, उनके लिए एक सिस्टम की तरह, एक फ्रेमवर्क की तरह, एक प्रोसेस की तरह ये काम करता है कॉरपोरेट गवर्नेंस, बाय विच द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन ए कंपनीज रिलेशनशिप विथ इट्स ऑल स्टेक होल्डर्स, फाइनेंशियर्स, customers, management, employees, government and the community. तो अगर ब्रीफ में हम लोग जानना चाहें तो कह सकते हैं, द कॉरपोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ, पॉइंट नंबर 1, explicit and implicit contracts between the company and the stakeholders for distribution of responsibilities, rights and rewards. सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि कंपनी को, कंपनी मैनेजमेंट को, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन को रेस्पॉन्सिबल बनाया जाए। एक उसमें एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू स्टेक होल्डर्स को क्रिएट किया जाए, राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और रिवॉर्ड्स दिए जाए। ये ज़रूरी है, तभी एफिशिएंसी क्रॉप अप करेगा। सेकेंड है प्रोसीडियर्स ऑफ रिकनसाइलिंग द sometimes conflicting interests of stakeholders in accordance with their duties, privileges and roles. जहाँ पैसा है, जहाँ बड़ा प्रॉफिट है, जहाँ बड़ा इंटरेस्ट है, जहाँ सबका इंटरेस्ट रहता है, वहाँ इंटरेस्ट क्लैश भी करता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स को रोका जाए स्टेक होल्डर्स के बीच में और एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर मेंटेन किया जाए, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखा जाए। किनके बीच में? जिनका ड्यूटीज़ है,
जिनका कुछ प्रिविलेज है, जिनका कुछ रोल्स है, जिनकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके बीच में। तीसरा पॉइंट है प्रोसीडियर्स ऑफ प्रॉपर सुपरविज़न, यानी बहुत बढ़िया सुपरविज़न होना चाहिए। प्रोसीडियर्स फॉर प्रॉपर सुपरविज़न, कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन फ्लोज टू सर्व एज ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। सुपरविज़न, कंट्रोल और इंफॉर्मेशन का फ्लो अगर ठीक रहेगा, रिपोर्टिंग सही रहेगी, इंफॉर्मेशन टाइमली रहेगा, एडिक्वेट रहेगा, तो अपने आप बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ रुक जाती है। ये करना बहुत ज़रूरी होता है। अब आता है फीचर्स क्या हैं इसके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके, किसका? गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस का। इसकी विशेषताएं क्या हैं? कहते हैं फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस which is needed for any organization for proper and smooth functioning। पहला, क्लियर स्ट्रैटेजी, जो इसकी रणनीति है वो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। क्लैरिटी, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, कोहेसिव होना चाहिए पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स, इसलिए स्ट्रैटेजी बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए। दूसरा, इफ़ेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क तो रहता ही है, जहाँ बड़ा बिजनेस है, जहाँ कंपनी फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, जहाँ बड़ा कैपिटल एम्प्लॉयड है, जहाँ बहुत सारे इनहेरेंट रिस्क्स हैं, वहाँ पे इफ़ेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट भी रहना चाहिए। तभी कंपनी के ऑब्जेक्टिव को ठीक ढंग से हम लोग अचीव कर सकेंगे। इसके बाद है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, चाहे कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, स्टेट हो या गवर्नमेंट हो, जहाँ डिसिप्लिन होता है वहीं प्रोग्रेस होता है, वहीं ग्रोथ होता है, वहीं एफिशिएंसी मेंटेन रहता है, वहीं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है फेयरनेस। ट्रू और फेयर होना चाहिए जो भी काम हम लोग कर रहे हैं। आप देखते हैं ऑडिट में जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को ऑडिट करते हैं या बैलेंस शीट को, उसके फाइनेंशियल पोजीशन को हम लोग डिपिक्ट करते हैं, तो वहाँ ट्रू एंड फेयर व्यू को दिखाना सबसे ज़रूरी होता है। ऑडिटर की सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यही कॉरपोरेट गवर्नेंस में भी फेयरनेस होना चाहिए, ट्रूथ होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी, हिसाब देयता। जब तक आप अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मैनेजमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, पार्टीज कंसर्न्ड को, तब तक आप कभी एक बढ़िया गवर्नेंस नहीं दे पाएंगे। इसलिए अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। इसके बाद आता है ट्रांसपेरेंसी। कैसे ट्रांसपेरेंट बना के रखा जाए इसको, सिस्टम को, ट्रांसपेरेंसी। फिर है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप जानते हैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वही एक कंपनी को सोसाइटी से, कंट्री से, स्टेट से कनेक्ट करता है, पीपल एट लार्ज से कनेक्ट करता है। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह सही ढंग से हो, समय से हो, एडिक्वेटली हो, अप्रोप्रिएट हो, इन बातों पे ध्यान देना कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट है सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन भी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस इज़ द एक्सेप्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द inalienable rights of stakeholders, shareholders as the true owners of the corporation and of their own role and trustees on behalf of the shareholders. It deals with conducting the affairs of a company such that there is fairness to all stakeholders and that its actions benefit the greater number of stakeholders. In this regard, the management needs to prevent asymmetry of benefits between various sections of stakeholders, especially between the owners, managers and rest of the shareholders. तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए और उनको ये फील भी हो, जो पार्टीज़ कंसर्न्ड हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं,
उनको इस बात को एहसास भी दिलाना है, बताना है, जताना है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, ताकि उनको समझ में आए कि वो जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं उसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरह का गवर्नेंस चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही गवर्नेंस है यहाँ पे। अब आता है ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। पहले आप देखें ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्य क्या हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस के। ए प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड बोर्ड कैपेबल ऑफ टेकिंग इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजंस इन प्लेस ऑफ द हेल्म ऑफ अफेयर्स। पहला ये ज़रूरी चीज़ है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जिसको शेयर होल्डर सिलेक्ट करता है, उसका ये सबसे बड़ा जिम्मेवारी है कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले और ऑब्जेक्टिव डिसीजंस ले इन प्लेस ऑफ हेल्म ऑफ अफेयर्स। क्योंकि वो अगर अच्छा डिसीजन लेगा, इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव डिसीजन लेगा, तभी वो ऑब्जेक्ट्स फुलफिल होंगे जिसके लिए कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है, जिसके लिए कंपनी को एडमिनिस्टर किया जा रहा है, जिसके लिए कंपनी से लोग जुड़ते हैं। ये वॉलंटरी एसोसिएशन होता है ना कंपनी, तो वहाँ पे सबका विश्वास हर हाल में बना रहना चाहिए। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है द बोर्ड इज बैलेंस एज रिगार्ड्स टू द representation of adequate numbers of non-executive and independent directors who will take care of their interests and well-being of all the stakeholders। पहला है डायरेक्टर्स जो हैं वो मेरिट बेसिस पे इलेक्टेड हों, मेरिट बेसिस पे नॉमिनेटेड हों और वो अपने एफिशिएंसी को प्रूव करें और उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता रहे, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है द बोर्ड एडप्ट्स transparent procedures and practices and arrives at decisions on the strength of adequate information। My dear students, आप जानते हैं कि आज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का युग है। आज जब से इंटरनेट आया है, आज इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, लेकिन यहाँ ज़रूरी इस बात का है कि यहाँ करेक्ट इंफॉर्मेशन हो, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हो, टाइमली इंफॉर्मेशन हो, एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन हो और इन्फॉर्मेशन जो उसके लिए नीडेड हो वो मिले टाइम से, और बोर्ड अपना ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करे अपने प्रोसीडियर्स एंड प्रैक्टिसेस में, जो जिसके थ्रू वो डिसीजन में जाता है, ताकि वो सबको कन्विंसिंग लगे। नेक्स्ट है द बोर्ड हैज़ इफेक्टिव मशीनरी टू सब्जर्व द कंसर्न्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। बोर्ड के लिए ये ज़रूरी है कि वो इफेक्टिव मशीनरी रखे जिससे कि वो कंसर्न ऑफ स्टेक होल्डर्स को इम्पोर्टेंस दे सके, उनका जो चाहत है उसको फुलफिल कर सके। नेक्स्ट है द बोर्ड कीप्स द शेयर होल्डर्स इन्फॉर्म्ड ऑफ रेलिवेंट डेवलपमेंट्स इम्पैक्टिंग द कंपनी। जो रेलिवेंट डेवलपमेंट्स हैं, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, आइदर गवर्नमेंट के साइड से या एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के से, या जो अपकमिंग सिचुएशंस है, उससे वेल इन्फॉर्म्ड रखे शेयर होल्डर्स को, एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डर्स के पास रहे और उनको ये विश्वास रहे कि वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो उनके लिए काम कर रही है। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आता है द बोर्ड इफेक्टिवली एंड रेगुलरली मॉनिटर्स द फंक्शनिंग ऑफ द मैनेजमेंट टीम। जो मैनेजमेंट टीम है उसकी एफिशिएंसी बनी रहे, उसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे लेवल का रहे और वो टाइमली डिसीजंस ले, और जो डिसीजंस रिक्वायर्ड हैं उस सिचुएशन में वही ले। इन चीज़ों पे के ऊपर बोर्ड अपना इफेक्टिव और रेगुलर मॉनिटरिंग रखे, ये ज़रूरी होता है, तभी उनकी एफिशिएंसी बनी रहेगी। और लास्ट है द बोर्ड मेंटेन्स इन इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द फेयरनेस ऑफ द कंपनी एट ऑल टाइम्स। ये भी बहुत ज़रूरी है कि बोर्ड जो है वो इफेक्टिव कंट्रोल रखे अफेयर्स में कंपनी के, और हर सिचुएशन में, हर टाइम में। अब आता है लास्ट में प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग कॉरपोरेट गवर्नेंस। किन सिद्धांतों पे कॉरपोरेट गवर्नेंस होता है? पहला है इंटरनल कंट्रोल एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर एंटिटी। इंटरनल कंट्रोल अच्छा रहे, इफेक्टिव रहे,
और जो नीड है उसके हिसाब से काम करे, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से काम करे, और इंडिपेंडेंस रहे ऑडिटिंग में, किसी तरह का इंटरफियरेंस नहीं, किसी तरह का प्रेशर नहीं, उसको अपना स्मूथली काम करने दिया जाए। सेकेंड है ओवरसाइट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे बनने चाहिए एज़ पर रूल वैसे ही हों, टाइमली हों और बिना किसी तरह का मैनिपुलेशन के बने, अर्थात उनका ट्रुथ और फेयरनेस मेंटेन रहे। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग नॉमिनेशन फॉर पोजीशंस ऑफ द बोर्ड। कभी कभी ये भी होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लोग अपने लोगों को भर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रोसेस है इलेक्ट होने का, सेलेक्ट होने का, वो उसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, इस बात को मॉनिटर करना ज़रूरी है, राइट फ्रॉम नॉमिनेशन टू द अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके बाद है टू ओवरसाइट द रिस्क पे हमेशा नज़र रहना चाहिए, क्योंकि एंटरप्रीनियरशिप का पहला नियम ये है कि बिना रिस्क के गेन तो आता नहीं है, और कंपनी में रिस्क तो लेना ही पड़ता है, लेकिन रिस्क रीजनेबल हो, रिस्क उतना ही हो जितना ज़रूरत है। नेक्स्ट है टू एनालाइज द डिविडेंड पॉलिसी। जो डिविडेंड पॉलिसी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंपनी में, क्योंकि लोग शेयर होल्डर्स पैसा देते क्यों है कंपनी को? शेयर कैपिटल में पैसा लगाते हैं, कंपनी के पूंजी में पैसा लगाते हैं, तो उनको डिविडेंड भी टाइम से मिलना चाहिए, एडिक्वेट मिलना चाहिए, रीजनेबल मिलना चाहिए और ट्रूथफुली मिलना चाहिए। जो एक्चुअल डिविडेंड बन रहा है वही मिलना चाहिए। नेक्स्ट है, इसलिए डिविडेंड पॉलिसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मार्केट में सर्वाइव करने के लिए प्राइसिंग पॉलिसी इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे ही बिजनेस में, कैपिटल मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, मनी मार्केट में सर्वाइव करने के लिए डिविडेंड पॉलिसी का इफेक्टिव और एफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है टू एनालाइज एंड रिव्यू द कंपनसेशन सिस्टम ऑफ सीईओ एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव। जो भी आदमी, चाहे वो सीनियर एग्जीक्यूटिव हो, चाहे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, उनका कंपनसेशन जस्टिफाइड हो, उस पर रिव्यू करना चाहिए। लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि उनका कंपनसेशन में कोई फेवर ना हो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टू एनालाइज एंड रिव्यू अबाउट द रिसोर्सेज गिवन टू डायरेक्टर्स फॉर कैरिंग देयर ड्यूटीज़। जो जस्टिफाइड उनको मिलना चाहिए डायरेक्टर्स को रिसोर्सेज, जो एज़ पर रूल मिलना चाहिए वो ही मिले, उनको कहीं अनड्यू एडवांटेज नहीं दिया जा रहा हो, इस पे भी नज़र रहे। इसको कॉरपोरेट गवर्नेंस कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कॉरपोरेट गवर्नेंस हेल्प्स इन टू अलाइन द इंडिविजुअल गोल विद द गोल ऑफ द कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी। यानी जो इंडिविजुअल गोल हो वो ही, उसको प्रॉपर अलाइनमेंट हो उसका इन सोसाइटी से, ऑर्गेनाइजेशन से और उनके कम्युनिटी के इंटरेस्ट से, स्टेट के इंटरेस्ट से, तभी कॉरपोरेट गवर्नेंस अपने ट्रू स्पिरिट में आएगा सामने। और जिस उद्देश्य से कॉरपोरेट गवर्नेंस को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है वो सही में फलीभूत होगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।